फ्रेंड्स, मैं हूं ललिता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय ललिता में। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारी क्लास 11th के दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, यानी लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक हमारे रहेंगे वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेन। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए वायरस। वायरस के बारे में हम देखेंगे वायरस या विषाणु। ठीक है, तो सबसे पहले हम वायरस की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। वायरस का अर्थ क्या होता है? वीनम या विष। ठीक है, या पॉइजनस फ्लूइड यानी विषैला तरल। विषैला तरल। तो वायरस का अर्थ क्या होता है? वीनम या विष या पॉइजनस फ्लूइड, विषैला तरल। इसके बाद इसकी हिस्ट्री में हम देखेंगे कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया 1892 में। कौन? इवेनोवस्की। इवेनोवस्की ने क्या किया कि तंबाकू के पौधे में संक्रमण का अध्ययन किया। 1892 में एक वैज्ञानिक आया इवेनोवस्की। इवेनोवस्की ने क्या किया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का अध्ययन किया। संक्रमित तंबाकू के पौधे का अध्ययन किया और इसे विषाणु नाम दिया, या वायरस या विषाणु। ठीक है, सबसे पहले 1892 में एक वैज्ञानिक आया इवेनोवस्की। इवेनोवस्की ने क्या किया? तंबाकू में विषाणु संक्रमण का अध्ययन करके विषाणु नाम दिया। ठीक है, विषाणु नाम दिया। इसके बाद में फिर 1898 में एक वैज्ञानिक और आया। 1898 में एक वैज्ञानिक और आया, बेजेरेनिक। बेजेरेनिक ने क्या किया? इन्होंने बताया कि जो संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस है वो स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर सकता है। ठीक है, संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस है वो स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर सकता है। और उन्होंने इस रस को क्या नाम दिया? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। इन्होंने कहा कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को संक्रमित कर सकता है। और इस रस को क्या नाम दिया? ये रस कौन सा था? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। इस रस को इन्होंने क्या नाम दिया? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। ठीक है, 1898 में। फिर एक वैज्ञानिक और आए 1935 में। 1935 में कौन से वैज्ञानिक आए? 1935 में आए डब्ल्यू.एन. स्टेनले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने टीएमबी का क्रिस्टलाइजेशन किया और बताया कि विषाणु से वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में प्रोटीन होती है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है। विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है
और इस रवे में प्रोटीन होती है, और इस रवे में प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है। ठीक है। फिर जो विषाणु है उसका बाह्य आवरण, बाह्य आवरण क्या कहलाता है? इसका बाह्य आवरण कैप्सिड होता है और प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन से बनता है। ये हो गई वायरस की हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि वायरस या विषाणु, वायरस या विषाणु का अर्थ क्या है? विनम या विष या पॉइजनस फ्लूइड, विषैला तरल। सबसे पहले 1892 में एक वैज्ञानिक आए इवेनोव्स्की। इन्होंने संक्रमित तंबाकू के पौधे का अध्ययन करके या तंबाकू में संक्रमण का अध्ययन करके विषाणु नाम दिया। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए बेजेनिक 1898 में। उन्होंने क्या बताया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो रस है वो स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित कर सकता है, और इस रस को इन्होंने क्या नाम दिया? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम, कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम नाम दिया। इनके बाद में 1935 में एक साइंटिस्ट और आए, डब्ल्यू.एन. स्टेनले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने टीएमवी यानी तंबाकू मोजिफायर्स का क्रिस्टलाइजेशन किया और बताया कि विषाणु से रवेदार, विषाणु को रवेदार बनाया जा सकता है, और इस रवे में क्या होती है? प्रोटीन होती है। तो विषाणु का जो बाह्य आवरण होता है वो कैप्सिड कहलाता है और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे विषाणु की संरचना की, इसमें होता क्या है, कैसा होता है विषाणु। ठीक है, विषाणु कैसे होता है? तो जो विषाणु है वो अकोशिकीय है, अकोशिकीय है, इसमें कोई कोशिका नहीं होती। विषाणु अकोशिकीय है यानी नॉन सेल्यूलर। वायरस नॉन सेल्यूलर होता है, नॉन सेल्यूलर यानी अकोशिक, अकोशिकीय। तो अकोशिकीय होता है तो ये क्या है? ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, सिद्धांत का अपवाद। ठीक है, विषाणु है वो नॉन सेल्यूलर होता है यानी अकोशिकीय होता है, तो यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसके बाद में जो वायरस है वो क्या होता है? अविकल्पी परजीवी होता है। वायरस अविकल्पी परजीवी होता है, अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी यानी ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब है? ये प्रपोसी में तो जीवित रहता है, प्रपोसी में जीवित और बाहर निष्क्रिय। ठीक है, तो क्या हो गया कि जो वायरस है वो अविकल्पी परजीवी यानी ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी ये प्रपोसी में तो जीवित रहता है और प्रपोसी के बाहर होता है तो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। फिर क्या हुआ कि वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या? इसके बाद में वायरस को क्या कहते हैं? रासायनिक रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल या निष्क्रिय संकुल, निष्क्रिय क्रिस्टल। वायरस को क्या कहते हैं? रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से वायरस क्या है? रासायनिक रूप से वायरस क्या होता है? रासायनिक रूप से वायरस
न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल, न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल में क्या होता है? न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल में क्या होता है? बाह्य आवरण कैप्सिड प्रोटीन से बना और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए। ठीक है, रासायनिक रूप से न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल होता है, बाह्य आवरण कैप्सिड प्रोटीन से बना हुआ होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। तो डीएनए या आरएनए है वो वायरस में एक साथ नहीं पाई जाती, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो लिखिए कि डीएनए एंड आरएनए एक साथ नहीं पाई जाती। फिर क्या होता है कि जो अधिकांश प्लांट्स हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ, जो अधिकांश प्लांट्स होते हैं, यानी प्लांट वायरस में ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। प्लांट वायरस में मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है तंबाकू मोजेकर वायरस। प्लांट वायरस में मोस्टली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। इसके बाद में क्या होगा कि जो एनिमल वायरस में क्या होता है? एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ एनिमल वायरस में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और प्लांट वायरस है उनमें मोस्टली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। फिर एक बैक्टीरियोफेज है, यानी जीवाणुभोजी वायरस जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, उसमें क्या होता है? बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियोफेज यानी वायरस जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ठीक है, यानी बैक्टीरियोफेज है, इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। इसके बाद में वायरस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या करते हैं? प्रकोष्ठी कोशिका के एंजाइम या मशीनरी का यूज करते हैं। वायरस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वायरस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रकोशिकी एंजाइम या मशीनरी का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में वायरस का बाह्य आवरण, वायरस का बाह्य आवरण क्या था? कैप्सिड, और कैप्सिड की यूनिट
कैप्सिड की यूनिट क्या कहलाती है? कैप्सोमियर। ठीक है, वायरस का बाह्य आवरण क्या होता है? कैप्सिड, और कैप्सिड की यूनिट क्या कहलाती है? कैप्सोमियर। कैप्सिड करता क्या है? न्यूक्लिक अम्ल को संरक्षित करता है, यानी ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ठीक है, देखिए आप, वायरस या विषाणु ये होता क्या है? नॉन सेल्यूलर होता है, यानी अकोशिकीय होता है, सेल थ्योरी का अपवाद है। इसके बाद में ये ओब्लिगेट पैरासाइट होता है, यानी ओब्लिगेट पैरासाइट क्या होगा? अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी मतलब ये पैरासाइट में तो जीवित रहता है, और जो पैरासाइट के बाहर क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया। उसके बाद में रासायनिक रूप से ये क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन संकुल यानी इसमें बाह्य आवरण कैप्सिड प्रोटीन से बना होता है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है। डीएनए और आरएनए वो एक साथ नहीं होते वायरस में, ठीक है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। प्लांट वायरस में मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। प्लांट वायरस है, इनमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में मोस्टली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एग्जांपल है टीएमवी। जो एनिमल वायरस है, इनमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज, यानी वे वायरस जो जीवाणु को नष्ट करते हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। वायरस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रपोशी की एंजाइम या मशीनरी का यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि जो वायरस है, इसका बाह्य आवरण होता है कैप्सिड। कैप्सिड कहते हैं इसे, प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड की यूनिट क्या होती है? कैप्सिड की यूनिट होती है कैप्सोमियर। और ये कैप्सिड करता क्या है? कैप्सिड है वो न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वायरस क्लियर हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे कि वायरस से होने वाले रोग, यानी प्लांट में वायरस से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो प्लांट्स में विषाणु संक्रमण के लक्षण क्या क्या है? इससे रोग भी होते हैं। वायरस प्लांट्स में रोग भी उत्पन्न करता है। तो इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि कोई प्लांट है उसमें विषाणु का संक्रमण हो गया है? तो आप हेडिंग लगाइए कि प्लांट में वायरस संक्रमण के लक्षण। लक्षण में क्या होगा? सबसे पहले तो उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है ना, ग्रोथ रुक जाती है। दूसरा क्या होगा? लंबाई नहीं बढ़ेगी, यानी बोनापन या ड्वार्फिज्म। ठीक है। तीसरा मोजेक बन जाएंगे, यानी उसमें काले या सफेद धब्बे बन जाएंगे। मोजेक निर्माण में क्या होता है? काले या सफेद धब्बे बन जाएंगे। ठीक है। फिर चौथा, पत्तियों का मुड़ना या सिकुड़ना, यानी लीफ पत्तियों का मुड़ना या सिकुड़ना, यानी लीफ रोलिंग या कर्लिंग। रोलिंग एंड कर्लिंग। ठीक है। और क्या होगा? ग्रोथ रुक जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, यानी ड्वार्फिज्म आ जाएगी। मोजेक निर्माण होगा, पत्तियों का मुड़ना या सिकुड़ना, यानी लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग। और क्या होगा इसमें? पीलापन व सीरा स्पष्टता। पत्तियों में पीलापन या
सिरा स्पष्टता। ठीक है, पत्तियों में पीलापन, पीलापन व सिरा स्पष्टता यानी क्लियरिंग वेन्स। अब जो मनुष्य में एड्स रोग है, मनुष्य में एड्स रोग है, वो भी वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, और कौन कौन से हैं? मम्प्स, मम्प्स रोग है वो भी, मम्प्स रोग है वो भी वायरस के कारण होता है। चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा रोग वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, तो प्लांट में वायरस संक्रमण के लक्षण कौन कौन से हैं? ग्रोथ रुक जाएगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी यानी द्वारपी जमा जाएगी, बोनापन, मोजेक निर्माण, काले सफेद धब्बे, पत्तियों का मुड़ना, सिकुड़ना, लीफ रोलिंग और कर्लिंग, पीलापन और सिरा स्पष्टता। मनुष्य में एड्स रोग है वो भी वायरस के कारण होता है। मम्प्स, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा रोग है वो भी वायरस के कारण होते हैं। अब आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बताऊं। ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। ये है सेल। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए सेल। ये कैप्सिड हेड, ये है कैप्सिड हेड, ये कैप्सिड हेड न्यूक्लिक एसिड डीएनए सेल और कॉलर और टेल फाइबर। ये है कॉलर, ये है टेल फाइबर। ठीक है, ये डायग्राम किसका है? बैक्टीरियोफेज का। इसमें ये कैप्सिड हेड है, ये न्यूक्लिक। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, वायरोइड। वायरोइड, वायरोइड, वायरोइड क्या होते हैं? इसकी खोज किसने की? 1971 में टीओ डाइनर ने। टीओ डाइनर ने। ठीक है, साइज विषाणु से छोटे, विषाणु से छोटा यानी इन्हें छोटे विषाणु भी कहते हैं, छोटे विषाणु। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है इसमें? अनुवांशिक पदार्थ फ्री आरएनए या कम अणुभार वाला, कम अणुभार वाला आरएनए। ठीक है, इसमें कैप्सिड प्रोटीन आवरण, प्रोटीन आवरण कैप्सिड नहीं होता। ठीक है, तो वायरोइड क्या होते हैं? 1971 में टीओ डाइनर ने खोज की थी। साइज विषाणु से भी छोटे होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ फ्री आरएनए या कम आणविक, बहुत कम आणविक भार वाला आरएनए। प्रोटीन आवरण कैप्सिड है वो इसमें होता नहीं है। ठीक है, और ये रोगजनक होते हैं। रोगजनक होते हैं, क्या करते हैं? पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो स्पिंडल
ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वायरॉइड 1971 में टीओडाइनर ने खोज की। इनमें प्रोटीन आवरण कैप्सिड नहीं होता। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? फ्री आरएनए या बहुत कम आणविक भार वाला आरएनए होता है। ये रोगजनक होते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आपका वायरस हो गया, वायरॉइड हो गया। इसके बाद आप हेडिंग लगाइए प्रेस क्या प्रियोन। प्रियोन क्या होते हैं? प्रियोन प्रियोन क्या होते हैं? तो ये एस माने फोल्डिंग होती है प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन की एस माने फोल्डिंग। ये प्रोटीन संक्रामक पदार्थ हैं। ये प्रोटीन संक्रामक पदार्थ यानी प्रोटीन की एस माने फोल्डिंग। ठीक है, तो प्रेस क्या प्रियोन क्या होते हैं? ये प्रोटीन संक्रामक पदार्थ हैं। प्रोटीन की एस माने फोल्डिंग होती है। ये करते क्या हैं? ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज उत्पन्न करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन संक्रामक पदार्थ हैं, प्रोटीन संक्रामक पदार्थ हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज उत्पन्न करते हैं यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित। साइज क्या होता है? साइज वायरस के समान, वायरस के समान यानी जो वायरस का साइज होता है उसी के समान प्रियोन का साइज होता है। अब ये क्या करते हैं? जो मवेशी है, गाय भैंस, उनमें कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? डकाऊ रोग उत्पन्न करते हैं। मवेशियों, गाय भैंस में, मवेशियों यानी गाय भैंस में डकाऊ रोग उत्पन्न करते हैं। डकाऊ रोग उत्पन्न करते हैं। BS, मवेशियों, गाय व भैंस में डकाऊ रोग उत्पन्न करते हैं। BS। तो प्रियोन है वो क्या होते हैं? ये प्रोटीन संक्रामक पदार्थ है। प्रोटीन की एस माने फोल्डिंग होते हैं। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। साइज वायरस के समान होता है। ये गाय भैंस जो मवेशियां हैं उनमें डकाऊ रोग उत्पन्न करते हैं। BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एनसीफेलोपैथी। और मानव में जेकब क्रेटिसफेल्ड जेकब डिजीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्रियोन क्या होते हैं? प्रियोन है वो प्रोटीन संक्रामक पदार्थ हैं यानी प्रोटीन की एस माने फोल्डिंग होते हैं। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। जो गाय भैंस मवेशियां हैं इनमें ये क्या रोग, कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? इनमें ये डकाऊ रोग उत्पन्न करते हैं। BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफोरम एनसीफेलोपैथी। ठीक है, मानव में जेकब सिंड्रोम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रियोन। प्रियोन के बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है लाइकेन। तो आप हेडिंग लगाइए लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं? ये कवक व शैवाल के साथ
सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कवक और शैवाल के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, यानी ये एक सहजीवी थैलस संरचना है। ये एक सहजीवी थैलस संरचना है। यह एक सहजीवी थैलस संरचना है। तो लाइकेन क्या है? ये कवक और शैवाल के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? यह एक सहजीवी थैलस संरचना है। अब फंजाई और एल्गी, यानी कवक और शैवाल, इन दोनों के साथ ये सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो फंजाई है इसे क्या कहेंगे? फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट, ठीक है। और जो एल्गी है इसे क्या कहेंगे? एल्गी को कहेंगे फाइकोबायोन्ट। एल्गी को कहेंगे फाइकोबायोन्ट। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। एल्गी को क्या कहेंगे? फाइकोबायोन्ट। और जो फंजाई है इसको कहेंगे माइकोबायोन्ट। तो ये कवक है, ये क्या करते हैं? कवक होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कवक सुरक्षा व खनिज प्रदान करते हैं। कवक है ये सुरक्षा व खनिज प्रदान करते हैं। सुरक्षा व खनिज प्रदान करते हैं। खनिज प्रदान करते हैं। और जो एल्गी है फाइकोबायोन्ट, ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाते हैं। ठीक है, माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट। इसके बाद में लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक और SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। जो लाइकेन है ये क्या होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक है। वायु प्रदूषण के सूचक है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं मतलब क्या हुआ कि जहां जहां SO2 होगा वहां वहां लाइकेन नहीं मिलेंगे। जहां जहां SO2 होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जहां जहां SO2 होगा वहां लाइकेन नहीं मिलेगी। ठीक है, लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक है और SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी जहां जहां SO2 होगा वहां लाइकेन नहीं मिलेंगे। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें लाइकेन को भी स्थान नहीं दिया गया। तो लिख लीजिए आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लाइकेन को भी स्थान नहीं दिया गया। ठीक है, तो लाइकेन क्या होते हैं? ये कवक और शैवाल के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं, यानी यह एक सहजीवी थैलस संरचना है। फंजाई और एल्गी के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो फंजाई है इसे कहते हैं माइकोबायोट, यानी ये कवक है वो सुरक्षा व खनिज प्रदान करते हैं। कवक सुरक्षा व खनिज प्रदान करते हैं। और फाइकोबायोट एल्गी ये फोटोसिंथेसिस से भोजन का निर्माण करते हैं। और जो लाइकेन है ये वायु प्रदूषण के सूचक हैं और SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं मतलब जहां जहां SO2 होगा वहां लाइकेन नहीं मिलेंगे। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें लाइकेन को भी स्थान नहीं दिया गया। तो आज हमारा चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम उसको शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।